था वो याद है? कल तो हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। चलो तो भाई, कल हम लोगों ने राजस्थान के इतिहास शुरू किया था। और राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि भाई एक मील नाम के इतिहासकार था, वो अपने इतिहास को 3 भागों में बांट के जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। जब हिंदुओं का राज था उसको कहा हम लोगों ने प्राचीन काल। जब मुगलों का राज आया फिर उसको कहा हम लोगों ने मध्यकाल। जब अंग्रेज भारत के अंदर आए फिर उसको कहा हम लोगों ने आधुनिक काल उसको कह दिया। फिर मैंने कहा कि भाई सबसे पहला काल हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान का प्राचीन काल। उसके अंदर हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपने राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। उसके अंदर मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिचय, वर्गीकरण और प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, वो सारी बातें पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। इतिहास को जानने के 2 स्रोत मैंने आपको बताए थे। पहला स्रोत मैंने आपको बताया साहित्यिक स्रोत, दूसरा मैंने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है, जो किसी लिपि के रूप में होते हैं, जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अपना साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। अच्छा, पुरातात्विक स्रोत के अंदर मैंने आपको बताया था कि यार जिनकी जानकारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दी जाती है वो क्या कहलाता है, अपने पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भी अपने इतिहास के भाग, पार्ट ऑफ हिस्ट्री, मैंने आपको 3 भाग बताए थे। पहला भाग हम लोगों ने लिखा था प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक के अंदर मैंने आपको बताया कि इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है पाषाण काल, एक होता है ताम्रपाषाण काल, एक होता है महापाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है ना, वो आद्य ऐतिहासिक कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में 2 केंद्र मैंने आपको लिखाए थे। एक केंद्र लिखाया था कालीबंगा और एक केंद्र लिखाया था मैंने आपको सोथी। तो मैंने कहा कि कालीबंगा तो अपने हनुमानगढ़ जिले में है, सोथी अपने बीकानेर के अंदर है। फिर उसके बाद मैंने आपको लिखा है ऐतिहासिक, जो कहाँ पे है, बैरहाट, उसके अंदर एक छोटा सा केंद्र आता है सबसे पहले। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राक ऐतिहासिक की पाषाण काल अपने आप में कितने भागों में डिवाइड है, 3 भागों में। पहला भाग कौन सा, पूरा पाषाण, दूसरा कौन सा, मध्य पाषाण, तीसरा कौन सा, नव पाषाण। मैंने आपको यह भी बताया था, आप लोगों ने घर जाके याद किया तो कि भाई नव पाषाण काल के साक्ष्य राजस्थान में नहीं मिलते। राजस्थान में केवल पूरा पाषाण और मध्य पाषाण 2 के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एएसआई, और एएसआई के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना 1861 में कौन करके जाता है, अलेक्जेंडर, वो करके जाता है। फिर मैंने बताया कि 1888 से लेकर 1902 तक कुछ वित्तीय संकटों के कारण इसको बंद रखा गया था। कितने केंद्र राजस्थान में, 2, जयपुर और जोधपुर। भारत में एएसआई के पहले 29 केंद्र थे, वर्तमान में इसके केंद्र कितने, अपने 34 केंद्र हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ बातें एएसआई के अंदर और ऐड कराई थी क्या, इतनी बातें थी अपने, मतलब कल हम लोगों ने केवल इतनी बातें की थी। तो कल की सारी चीजें याद हो गई। नोट्स बनाए थे आपने कल के, बनाए थे नोट्स वगैरह, लिखे हुए नोट्स? एक मिनट, कॉपी दोगे विशाल जी आप? अरे तो कोई नहीं, जितना लिख रखा है उतना ठीक है अपने, कोई नहीं, बैठो बैठो, अपने कोई दिक्कत नहीं है। पूछ सकता हूँ मैं थोड़ा सा आपसे, याद है कल का जो पढ़ाया वो? ठीक है, तो कौन सा इतिहासकार जिसने इतिहास को 3 भागों में बांटा, मिल के 1 भागों में बांटा? पहला भाग हिंदुओं का राज था, उसको क्या कहा गया, हिंदुओं का राज। जब मुगल आए तब, अंग्रेज आए तब, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको लिखा है कि भाई अपने इतिहास के भाग कितने हैं, हाँ, कौन कौन से हैं। पहला भाग कौन सा इतिहास का, याद करो, 3 भाग मैंने आपको लिखाए थे। एक भाग मैंने पैसे लिखाया था, कुछ याद आ रहा तो। दूसरा भाग कौन सा है अपने, और तीसरा कौन सा है अपने, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक के 3 भाग मैंने आपको लिखाए थे, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। मतलब मोटा मोटा आपने ढंग से याद नहीं किया। देखो मैं आपको बता दूं, अपने पास में 8-9 महीने बचे हुए हैं। कितने महीने बचे हैं अपने पास में? तैयारी 5-6 लाख लोग कर रहे हैं। पटवारी की तैयारी करने वाले भी अपने पीएसआई की एग्जाम देंगे, वीडियो की तैयारी करने वाले पीएसआई देंगे, कोचिंग जाने कितने लोग कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस पॉइंट है अपने। ये दिमाग से निकाल देना कि सर मैं इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, 2 साल बाद भर्ती आएगी। कोचिंग जीवन में एक बार ही होती है, और पढ़ाई भी एक बार ही होती है। मैंने मेरे जीवन में कोचिंग एक बार ही की थी, लेकिन मैं जब नोट्स याद करता तो ढंग से याद करता, और सेम फॉर्मूला था। जब सर आते तो सर यूं ही सुनते कि भाई तेरे को नोट्स याद है क्या, नोट्स हैं कितने लोगों को याद, हाथ खड़े होते। यहाँ के कौन सुना देगा, मैं हाथ खड़ा करता, सर मेरे को याद है। तो सर डेली नोट्स आगे सुनते, तो मेरे अंदर एक ललक थी कि यार आगे जाके
बोलना है, आगे जाके सुनाना है, तो चीजें याद करते। मेरे को याद है 1 साल पहले मैंने पॉलिटी याद की, आज भी अगर मेरे से कोई संविधान सभा के, डीपीएसपी के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, इनके अगर कोई ऑब्जेक्टिव सोल्व कराएगा ना, तो अब भी वो याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने गहनता से याद की थी। कंटेंट दुनिया याद करती है, लेकिन बार बार रिवाइज कोई नहीं करता। जो बार बार रिवाइज करता है, जो ढंग से आत्मा और दिल लगा के रिवाइज करता है ना, उनको चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो अपने ढंग से चीजें याद करनी है, पक्का? कल याद करके लाओगे ना? ठीक है। आपको याद है? अच्छा, इतिहास को जानने के स्रोत कितने हैं? 2 स्रोत है। पहला स्रोत कौन सा है? पहला कौन सा? साहित्यिक स्रोत। दूसरा स्रोत कौन सा है? अरे आप मत बोलो, आपकी बारी आएगी अभी। पहला स्रोत कौन सा है? दूसरा स्रोत कौन सा है? साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होता है? लिपि, भाषा के रूप में होते हो, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है अपने? हाँ, ऐसे का नाम क्या है पूरा? हाँ, भारतीय पुरातात्विक। वेरी गुड, चलो आपको याद है। होता क्या है, जब टीचर पूछता है, थोड़ी थोड़ी बातें अपने दिमाग से यूं थोड़ी सी फ्लैश हो जाती है ना। पुरातात अच्छा, इसलिए कोई नहीं, कोई नहीं, अपने आपको याद है नीरज, थोड़ा थोड़ा। तो इतिहास को 3 भागों में कौन बांट की जाता है? कितने भागों में? पहला भाग कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? ठीक है। आप इतिहास के भाग बताओ, इतिहास के भाग कितने थे? इनसे पूछ, हाँ। पहला भाग कौन सा? दूसरा? तीसरा? ठीक है, आपको याद है चीजें? ए से के बारे में बता दो, जो जो मैंने लिखाया। थोड़ा तेज। ए से की स्थापना कब हुई? कौन करके जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम करके जाता है। बंद कब से कब तक रही थी एएसआई? 1902 तक। कोई दिक्कत नहीं है, विशाल जी कॉपी पकड़ो। आपको चीजें याद है, लेकिन जिस तरह मेरे को रिजल्ट चाहिए ना, उस तरह याद नहीं है। देखो भैया ना, मैं क्लास में 4 4 5 5 बार आपको रिवाइज कराता हूँ, और आप कभी ये सोच के डिमोटिवेट मत होना कि सर क्लास में थोड़े बच्चे कम होते हैं तो हम चीजें पढ़ाई नहीं होती। क्लास में जितने बच्चे कम होंगे, पढ़ाई उतनी अच्छी होगी, क्योंकि मैं बाई फेस आपसे कॉन्टेक्ट कर पा रहा हूँ, एक एक से मैं पूछ पा रहा हूँ। यही क्लास के अंदर 1000 बच्चे होंगे, तो क्या मैं पूछ पाऊंगा एक एक से? क्या मैं ध्यान दे पाऊंगा एक एक से? मैं ना सवाल पूछूंगा, मैं बस आऊंगा, पढ़ाऊंगा और मेरे चला जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ, जब तुम आए हो पढ़ने के लिए, वेद आईएएस में तुम्हारा पहला बैच है। पहला बैच एक परिवार होता है, देखो। तो तुम्हें ढंग से पढ़ना है, ढंग से चीजें याद करनी, बस। मैंने ट्रिक आपको बताई थी ना कि यार, ये आज मैंने कोई आपको 1 पेज लिखा दिया। मैं 1 1.5 पेज से ज्यादा तो आपको लिखाता नहीं हूँ, 1 1.5 पेज ही लिखाता हूँ। मैंने ये कोई पेज लिखा दिया, मैंने यहाँ लिखा दिया, अगर एशिया की स्थापना अलेक्जेंडर करके जाता है, 1861 के अंदर करता है, 1888 से लेकर 1902 तक बंद रही थी, लॉर्ड कर्जन इसको पुनः जिंदा करके जाता है, जॉन मार्शल इसका पुनः गठन करके जाता है। इन चीजों को पढ़ने के बाद में कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करने के बाद बार बार मनन करो। जितना अधिक तुम मनन करोगे चीजों का, तुम्हारे दिमाग में चीजें उतनी याद होंगी। ठीक है, तो ढंग से याद करोगे ना हर सब्जेक्ट। तुम्हें ज्योग्राफी सर ने पढ़ाई, ज्योग्राफी ऐसे याद करो कि सर कुछ भी पूछ लो तुम। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सर मैं बता दूंगा तुरंत। सर स्थिति विस्तार ये है। सर सबसे बड़ा देश रूस है, भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। पॉलिटी पढ़ाई सर, संविधान सभा के अंदर सबसे पहले ये मांग करके जाता है। एक एक सब्जेक्ट गहनता से याद करो। पढ़ाई करनी है, जीवन पूरा पढ़ाई को सौंप दो। मात्र 2 साल अपने पढ़ाई को सौंप दो, और 2 साल बाद देखना तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। रिश्तेदार आके कहेंगे, यार तू वही है क्या जो तेरे को 2 साल पहले देखा था, तो वही है क्या? तो केवल पढ़ाई करनी है अपनी, ठीक है। हम यहाँ मेहनत करेंगे, बस आपको घर जाके मेहनत करनी है, और कुछ नहीं करना अपने। दुनिया कहती नहीं कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा नहीं है, पढ़ नहीं रहे हम लोग। वरना आधा कंपटीशन तो इंस्टाग्राम खा रहा है, हमारे पास फायदा है अब भी। तो पढ़ोगे ना तुम अब से, कल से चीजें याद करना बाकी, ठीक है। चलो, तो ऐसा ही तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, पूरा कन्फर्म है ना? चलो तो भाई, अब मेरी बात सुनना। इतिहास के 3 भाग मैंने आपको लिखाए थे। एक भाग मैंने आपको लिखा है प्राक ऐतिहासिक, एक मैंने आपको लिखा है आद्य ऐतिहासिक, एक मैंने आपको लिखा है ऐतिहासिक। वो तो मैंने कहा कि ऐतिहासिक तौर पे इतिहासकारों के अनुसार अपने इतिहास के भाग थे। अब एक शब्द मैंने आपको लिखा है पुरातत्व। आप कल से इस शब्द को सुनते आ रहे हैं, सर पुरातत्व का मतलब क्या होता है? मन में आया होगा शब्द। पुरातत्व का मतलब होता है खुदाई करवाना।
पुरातत्व का मतलब क्या होता है? खुदाई करवाना। कि वो डिपार्टमेंट जो खुदाई करा के नए नए स्थान खोजती है, वो डिपार्टमेंट जो खुदाई करा के नए नए स्थान खोजती है, नए नए साक्ष्य खोजती है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या हो जाता है अपने? पुरातत्व डिपार्टमेंट। अगर कोई इंडिया के लेवल पे डिपार्टमेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। अगर अपने राजस्थान का कोई डिपार्टमेंट है तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे अपने राजस्थान पुरातत्व विभाग। तो ठीक है, पुरातत्व का कोई आपसे अर्थ पूछेगी सर पुरातत्व का अर्थ क्या होता है, तो आप बता देना सर खुदाई कराना, अपने सिंपल सा अर्थ होता है। एएसआई ने कहा कि राजस्थान का डिपार्टमेंट जो है, राजस्थान के हम लोगों ने स्थान देखे जगह जगह जाके, हमें पता लगा कि यार राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है कुछ कालखंडों में बटा हुआ है। अब देखो एएसआई बांट के जाता है, एएसआई ने हमारे प्राचीन काल का वर्गीकरण किया। सर कैसे किया वर्गीकरण? देखो मैं यहाँ कुछ नाम लिख रहा हूं, उन नामों का आप ध्यान से पढ़ना। एक नाम लिखा पाषाण काल, एक नाम लिख के जाता है ताम्र पाषाण काल। पहला नाम क्या है? पाषाण काल। दूसरा नाम क्या है? ताम्र पाषाण काल। तीसरा नाम लिख के जाता है कांस्य युग। कांसा जानते हो? कांसा, उसको ही अपने बोलते हैं कांस्य युग। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। कांसे के बाद मनुष्य आया लोहे युग पे, तो कहा कि भाई अब तुम्हारा लोहे युग आ गया। इसके बाद अपना एक और युग आया महाजनपद काल। एक युग हमारे पास में आता है महाजनपद काल। कि यार जब हमारा हिंदुस्तान महाजनपदों में बढ़ चुका था उसको हम लोगों ने बोला महाजनपद काल। इसके बाद अपने पास आता है मौर्य काल, मौर्य काल जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का था। उसके बाद मौर्य काल वापस टूटता है, अपने एक और काल आता है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल समाप्त होने के बाद गुप्त काल आता है, गुप्त काल वापस टूटता है। गुप्त काल के बाद एक और काल आता है, उस काल का नाम तो गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल पढ़ो, देखा कुछ मैंने नाम लिखे। एएसआई हमारे राजस्थान के प्राचीन इतिहास को ऐसे डिवाइड करके जाती है। पहला काल कौन सा, दूसरा काल कौन सा, तीसरा काल कौन सा? कांस्य युग। चौथा काल कौन सा? अगला कौन सा? अगला कौन सा? अगला कौन सा? गुप्त काल और अपने गुप्तोत्तर काल। एक काल यहां लिखा हुआ है पाषाण काल। एक काल कौन सा लिखा हुआ है अपने? पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है अपने? पाषाण का मतलब होता है पत्थर। सर पत्थर का मनुष्य के जीवन में क्या रोल रहा होगा? जब मनुष्य ने 14 अरब वर्ष पहले इस धरती पर जन्म लिया होगा, जब नागा घूमता था, ना उसके पास कोई ड्रेस, ना कोई पैंट, ना कोई बुरसेट, ना कोई कुर्ता, ना कोई धोती, यूं ही घूमता था अपने केले के पत्ते लपका के। तो उस टाइम पे मनुष्य के जीवन में पत्थर का रोल क्या रहा होगा? भाई मनुष्य की बेसिक नीड क्या होती है? मनुष्य की बेसिक नीड अपने होती है खाना पीना। मनुष्य की बेसिक नीड क्या होती है अपने? खाना पीना। अब मनुष्य खाना पीने के लिए कहां रहेगा? नदियों के पास में। कहां रहेगा? उसके पीछे एक रीजन था कि भाई साहब खेती वहां होगी जहां पानी होगा। खेती कहां पे होगी? जहां पानी होगा। फसल वहीं हो सकती जहां पानी होगा। वो इलाके जहां पानी नहीं है वहां पे अब भी खेत सूखे मिल जाएंगे, और जहां पानी है वहां तुम्हें हरियाली दिखेगी, गेहूं बाजरा सरसों दिखेगा सब कुछ। तो मनुष्य स्टार्टिंग में वहां रहने लगा जहां उसको पानी ज्यादा दिखने लगा। तो कहते हैं कि भाई एक दिन मनुष्य नदी किनारे बैठा होगा। नदी किनारे बैठा तो नदियां क्या है? पहाड़ में से होके आती। नदियां कहां से आती अपने? नदियां जब पहाड़ में से होके आती तो अपने साथ पत्थर लेके आती। अब नदियां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आती तो पत्थर गुड़कते 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 गोल हो जाया करते। पत्थर क्या हो जाया करते? अपने गोल पत्थर हो जाया करते। तो कहते हैं कि मनुष्य एक दिन बैठा हुआ था नदी किनारे। अब जब भाई तुम किसी पानी के तालाब के किनारे बैठोगे तो पत्थर उठा के तालाब में मारोगे, मारते रहते अपने बैठे बैठे। तो मनुष्य यूं ही पानी में पत्थर मार रहा था। एक पत्थर मारा, आवाज आई। दूसरा मारा, चपाक से आवाज आई। उसको आवाज अच्छी लग रही थी कि यार मैं यूं बाटा फेंकता हूं, देखता हूं कितने खाता है वो, कितने पार करके जाता है। तो कहा कि उसने एक बड़ा सा पत्थर मारा। वो बड़ा सा पत्थर जाके किसी जानवर के लगा, और जब जानवर के लगा तो जानवर चिल्लाया, जानवर मर गया। उसने देखा ये किसकी आवाज आई। उसने तालाब में जाके देखा तो तो मैंने जानवर मार दिया। उसको उस टाइम पे भूख भी लग रही थी। उसने कहा यार मार दिया, अब खा ही लेता हूं, मैं शिकार हो गया मेरा। उसने खा लिया। उसने उस दिन एक चीज सीखी कि जब मैं इस पत्थर से किसी आदमी को मारूंगा, जानवर को मारूंगा तो जानवर मर जाएगा, उसको मैं खा लूंगा तो मेरा पेट भर जाएगा। तो इसका मतलब पत्थर से उसने अपने जीवन में पहली चीज सीखी कि मेरा भोजन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मैं शिकार करूंगा तो पत्थर मेरा बहुत अच्छा योगदान करेगा। वो एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया
और जानवर ढूंढ रहा था कि यार जानवर कहाँ से मारूं। उसको कोई एक जानवर दिखा कि यार वो चीता जा रहा है। उसने पत्थर उठाया और यूं मारा पत्थर चीता के। चीता तो मर गया, लेकिन वो पत्थर एक पहाड़ से टकरा गया। जब पत्थर किसी पहाड़ से टकराएगा तो पहाड़ पत्थर का ही तो होता है। जब पत्थर पत्थर से टकराएगा तो क्या लगेगी? आग, अंगारी उठेगी। और जब आग लगी तो जो चीता मरा था उस आग के अंदर तप गया, जल गया, पूरा पक चुका था उस टाइम पे। उसने उस दिन यूं पास गया उसके, तो उसने सोचा यार ये क्या सिस्टम, आज तो मेरे को तपन महसूस हो रही है, उस दिन तो मेरे को जाड़ो लग रही हो, सर्दी लग रही है, आज नया सिस्टम क्या आ गया। उसने सोचा यार 2 घंटे बाद आऊंगा मैं। मनुष्य 2 घंटे बाद गया वहां पे। 2 घंटे बाद जाके देखा तो ठंडा हो चुका था मामला। उसको खुशबू सी आई, रोस्टेड लगा। भाई जब मांस आग में पक जाएगा, चिकन पक जाएगा तो खुशबू आएगी, रोस्टेड लगेगा। उसने उस दिन खाया मांस को, उसको अच्छा लगा, रे वाह यार स्वाद आ रहा मेरे को तो। उसने उस दिन 2 चीजें सीखी। पहली चीज तो ये कि पत्थर से मैं किसी जानवर को मारूंगा मेरा शिकार हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि जब मैं पत्थर को पत्थर से भिड़ाऊंगा तो अग्नि उत्पत्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले मनुष्य ने अपने जीवन में अगर आग का विकास कहीं से सीखा तो पत्थर से सीखा। किससे सीखा? पत्थर से सीखा। इसका मतलब शुरुआती जीवन में मनुष्य को जिंदा रखने में पत्थर का सबसे बड़ा योगदान था। तो कोई आपसे पूछे कि पाषाण काल का मतलब क्या था, आप बता देना कि पत्थर से मनुष्य शिकार किया करता था, पत्थर से मनुष्य अग्नि उत्पत्ति करता था। तो मनुष्य थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और विकास हुआ मनुष्य का। एक दिन उसको जंगल में तांबा मिला। एक दिन उसको जंगल में क्या मिला? एक दिन उसको जंगल में तांबा मिला। उसने देखा यार तांबा ठीक सा है, टाइट सा है। उसने यूं भाटे से फोड़ा, तांबा फूटा ही नहीं। उसको लगा ये ठीक है। वो थोड़ा और विकास हुआ, उसने तांबे की छोटी छोटी कुल्हाड़ियां बनाना शुरू कर दी, छोटे छोटे हल बनाना शुरू कर दिए। उनसे धीरे धीरे खेती करने लग गया। तो जब मनुष्य तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ प्रयोग करता, उसको हम लोगों ने क्या बोला? ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब जब मनुष्य किसका प्रयोग करता? पत्थर का प्रयोग करता। और ताम्र पाषाण काल का मतलब जब मनुष्य तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ प्रयोग करता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने? ताम्र पाषाण काल। एक दिन 10-15 साल बीतने के बाद जंगल में और घूम रहा था, खोज कर रहा था। मनुष्य के जीवन में अगर सबसे पहले कोई धातु का प्रयोग करना शुरू किया था, कोई मेटल का प्रयोग करना शुरू किया था, उस धातु का नाम था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मनुष्य की उत्पत्ति के दौरान मनुष्य ने अपने जीवन में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था, ठीक है। और ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या होता है? जब मनुष्य तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ प्रयोग करता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने? ताम्र पाषाण काल। अब उसको मिला टिन। टिन मतलब टिन मिला, उसने तांबे में टिन मिलाया तो क्या बन गया अपने? कांसा। तांबे में टिन मिलाया तो क्या बन गया? कांसा। अब उसकी कुल्हाड़ियां थोड़ी और मजबूत होने लगी। जब और मजबूत होने लगी तो उसकी थोड़ी बहुत फसल होने लगी। फसल होने लगी तो उसके पास थोड़ी थोड़ी इनकम आने लगी। इनकम आने लगी तो वो अपना परिवार चलाने लग गया। सबसे पहले मनुष्य शुरुआती जीवन में केवल पत्थर का प्रयोग करता, उसका थोड़ा और विकास हुआ मनुष्य का। धीरे धीरे उसको तांबा मिला, उसने तांबे की कुल्हाड़ियां बनाना शुरू किया। उसने पानी निकालने के लिए थोड़ी बहुत नालियां निकालना सीखा। खाने के लिए उसने खेती करना सीखा। बाद में उसको कुल्हाड़ियां बनाने के लिए एक अच्छा हथियार मिल गया, कांसे से हथियार बनाना सीख गया। ठीक है भाई, कांस्य युग बीत गया, तांबा युग बीत गया, पत्थर का युग बीत गया। 100-200 साल बाद जब मनुष्य की उत्पत्ति को बहुत लंबा समय हो चुका था, उसके जीवन में सबसे पहले कोई आता है, तो अब क्या आता है? लोहा। अब क्या आया? लोहा आने से पहले वो जानवर मार रहा था, वो शिकार कर रहा था। अब जब लोहा आया तो जानवर क्यों मिनख मारेगा? जब मनुष्य को तुम शक्ति दे दोगे तो शक्ति का दुरुपयोग भी तो करेगा। अब जब मनुष्य के जीवन में लोहा आ गया तो उसने धीरे धीरे कुल्हाड़ियां बनाना शुरू करी, तलवार बनाना शुरू किया। क्या बनाना शुरू किया? तलवार बनाना शुरू किया। अब जब तुम मनुष्य के हाथ में हथियार दे दोगे फिर वो काबू थोड़ी हो सकता है। उसने एक दिन कोई आदमी ज्यादा चिल्लाता चिल्लाता आ रहा था, उसने वहीं एक निकाली तलवार और उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काट दी तो उसको लगा कि यार अब ये तो मर गया, इसकी जमीन कौन पालेगा? उसने कहा मैं जमीन पाल लूंगा। उसके पास पैसे ज्यादा आने लग गए। उसने सोचा यार मतलब मैंने एक आदमी को मारा, मैंने एक खेत पे कब्जा कर लिया, तो मेरे पास तो पैसे और आने लग गए। अगर मैं 10 लोगों को मारूंगा तो 10 खेत मेरे पास आएंगे, 10 खेत आएंगे तो मैं 1,000 पैसे कमाऊंगा, मेरे पास पैसा और ज्यादा होगा। धीरे धीरे उसने 100 लोगों को मारना शुरू किया। उसने पूरा गांव मार दिया, पूरा गांव खाली कर दिया। अब 2 गांव के ऊपर उसका कब्जा हो गया। कितने गांव पे? 2 गांव पे कब्जा हो गया। अब एक आदमी 2 गांव पे कब्जा करके बैठा है तो अकेला तो संभाल नहीं पाएगा, संभालने के लिए लोग लगाएगा। उसने अपने चाचा, ताऊ, मामा, काका, भतीजा के छोरों को बोला, रहे जाओ रे अपने खेत की रखवाली करो। और वो बोला कि फिर
हमको नाच पानी कौन देगा? बोला तुमको नाच पानी मैं दूंगा, तुम तो जाके रखवाली करो। तो वो लोग जो वहां उन खेतों की सुरक्षा कर रहे थे, उनको हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया सैनिक। उनको हम लोगों ने बोलना क्या शुरू कर दिया? और जो 2 गांव के ऊपर कब्जा करके बैठा था उसको हम लोगों ने बोला राजा। उसको हम लोगों ने क्या बोला? और इन सैनिकों को जो राजा नाच दे रहा था उसको हम लोगों ने बोला टैक्स। उसको हम लोगों ने क्या बोला? टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर। तो धीरे धीरे मनुष्य सीख चुका था कि शासन कैसे करना है, धीरे धीरे मनुष्य सीख चुका था कि मेरे को सत्ता कैसे अपनानी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा पाषाण काल, जब मनुष्य प्रयोग किसका करता था? पत्थर का। जब मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता उसको क्या बोला? पाषाण काल। जब मनुष्य तांबे और पत्थर दोनों का मिक्स में प्रयोग करता उसको हम लोगों ने क्या बोला? ताम्र पाषाण काल। जब मनुष्य कांसे मतलब तांबा और टिन को मिला के क्या बना? तो जब मनुष्य कांसे का प्रयोग करता हम लोगों ने क्या बोला? कांस्य युग। अच्छा, कांस्य युग के साक्ष्य हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, इसलिए हम इसको सिंधु सभ्यता ही बोलते हैं। और लोहे युग की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद को छोड़कर जो बाकी के 3 वेद है, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों से हमको लोहे युग की जानकारी मिलती है। तो हम इसको वैदिक सभ्यता भी बोलते हैं। इसको वैदिक सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन सभ्यताओं की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। आपको दिख तो रहा है ना इससे? चलो मैं इसको साइड में कर देता हूं। अब दिख रहा है अपने पूरा? परफेक्ट। चलो तो बताओ विशाल, जब मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता उसको क्या बोलते? जब तांबा और पत्थर का प्रयोग करता उसे क्या बोलते? जब कांसे का प्रयोग करता उसको? इसकी जानकारी कहां से मिलती है? ठीक है, वेदों से किस सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, बता नीरज। जब पत्थर का प्रयोग करता उसे क्या बोलते? जब तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग करता उसे? थोड़ा तेज। ताम्र पाषाण काल। जब तांबे में क्या मिलाया? टिन। क्या मिलाया? जब तांबे में टिन मिलाया तो क्या बना? कांसा बना, तो उसको क्या बोलते हैं अपने? कांस्य युग। ठीक है, और वेदों से कौन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है सर, हमको पता लग गया कि जब मनुष्य शुरुआत में उत्पत्ति हुई, जब मनुष्य के पास में कोई कपड़े नहीं थे, धोती कुर्ता पैंट बुरशेट कुछ नहीं था, तब मनुष्य केले के पत्ते लिपटा के घूमता, तब किसका प्रयोग करता था? पत्थर का। थोड़ा और विकास हुआ, उसको तांबा मिला, इसलिए हम लोगों ने कहा ताम्र पाषाण काल। थोड़ा और विकास हुआ, तांबे में टिन मिलाया तो क्या बना? कांसा। हम लोगों ने बोला कांस्य युग। सर, कांसे की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती। कहां से प्राप्त होती है? उसके बाद लोहा आ गया, तो यहां तक की जानकारी तुमको सबको मालूम पड़ गई। सर, पाषाण काल का मतलब क्या होता है? सर, ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या होता है? सर, हम कांस्य युग का मतलब क्या होता है? लोहा युग का मतलब क्या होता है? यहां तक कोई डाउट मन में? कोई सवाल आपके मन में आ रहा हो? कोई सवाल नहीं है? चलें आगे। चलो, तो अब मैंने यहां क्या लिख रखा है? महाजनपद काल। मैंने कहा कि जब मनुष्य शासन करना सीख गया था, छोटे छोटे राज्य को बोला करते जन। छोटे छोटे राज्य क्या बोला करते? जब जन थोड़े बड़े हुए, हम लोगों ने इनके आगे लगा दिया पद, ये क्या बन गए? जनपद। जब जनपद थोड़े बड़े हुए, हम लोगों ने क्या बोला? महाजनपद। हम लोगों ने क्या बोला? भारत में 16 सबसे बड़े महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे भारत में? 16 सबसे बड़े महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली अगर कोई जनपद था, उस जनपद का नाम था मगध। क्या नाम था? मगध, आज का बिहार। मगध किसको बोलते हैं आज के? तो आपसे कोई पूछे कि भारत में, हिंदुस्तान में कितने महाजनपद थे? कितने थे? सबसे शक्तिशाली कौन सा था? अच्छा सर, जब 16 सबसे बड़े महाजनपद थे, तो हमारे दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि मगध कैसे शक्तिशाली हो गया? भाई, मैं कहूं कि कोई प्रधानमंत्री के पास 4 देशों के प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्ति है, तो उसके अंदर कुछ तो गुण होंगे जिससे वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो जब ये मगध महाजनपद, सारे जनपद समान है। भाई, महाजनपद तभी बनता है जब बड़े बड़े राज्य होंगे। जब सारे बड़े बड़े राज्य हैं, तो इस मगध के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि ज्यादा शक्तिशाली है? अच्छा, बिहार के पास एक राज्य पड़ता है झारखंड। बिहार के पास कौन सा राज्य पड़ता है? झारखंड में लोहा बहुत सारा है। बिहार के पास एक राज्य पड़ता है कलिंग। कलिंग नाम सुना है? कलिंग बोलते हैं आज के उड़ीसा को। आज का जो उड़ीसा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कलिंग का नाम सुनोगा, जिसमें अशोक कलिंग का युद्ध लड़ता है, जिसमें 1.5 लाख लोगों को मार देता है, 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। इस महायुद्ध के बाद अशोक सौगन खाता है कि मेरे जीवन में आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, अहिंसा परमो धर्म की सौगन खा लेता है।
तो ये कलिंग उड़ीसा बोलते। कलिंग में हाथी खूब सारे थे। कलिंग में क्या थे? बिहार से एक नदी निकलती है गंगा। बिहार से कौन सी नदी निकलती है? जहां से मां गंगा निकलेगी, जहां से पानी खूब सारा होगा वहां खेती बहुत अच्छी होगी। जहां खेती खूब सारी होगी वहां इनकम बहुत अच्छी आएगी। जहां पैसा खूब सारा आएगा वहां के परिवार एकदम सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। जहां हाथी खूब सारे होंगे वो लड़ने में और समृद्ध रहेंगे। जहां लोहा खूब सारा होगा वो तलवार खूब सारी बनेगी, वहां पे कुल्हाड़ियां खूब सारी बनेंगी, हथियार खूब सारे बनेंगे। और जहां पानी खूब सारा होगा वहां खेती खूब सारी होगी। इसलिए मगध महाजनपद के पास में हाथी भी थे, मगध महाजनपद के पास पानी भी था, मगध महाजनपद के पास लोहा खूब सारा था। इसलिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है अपने? और कितने महाजनपद थे टोटल? ठीक है, तो यहां से दो सवाल तो ये बन जाते हैं कि भाई लोहा सबसे ज्यादा कहां मिलता है? कहां मिलता है? सबसे ज्यादा हाथी कहां हुआ करते थे? उड़ीसा में। पहले क्या बोलते उड़ीसा को? और बिहार से कौन सी नदी निकलती है अपने? गंगा। तो ये बातें मालूम पड़ गई। धीरे धीरे महाजनपद आ गए। महाजनपद के बाद एक वंश है मौर्य वंश। महाजनपद तक समझ आ गया? पाषाण काल समझ गए, ताम्र पाषाण काल समझ गए, कांस्य युग समझ गए, लोहे युग समझ गए, महाजनपद काल भी समझ आ गया। क्योंकि जब धीरे धीरे मनुष्य के पास लोहा आया, उसने लोगों को मारना शुरू किया, धीरे धीरे राजा बन गया, धीरे धीरे बड़े बड़े राज्य बना लिए। जब राज्य और बड़े हुए तो क्या बन गए अपने? अब अगला वंश कौन सा आता है? मौर्य काल। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किसका नाम सुना होगा आप लोगों ने? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बाद एक शासक आता है बिंदुसार। बिंदुसार के बाद एक और शासक आया अशोक। चंद्रगुप्त का पोता था अशोक। चंद्रगुप्त का अशोक ने कलिंग में 1.5 लाख लोगों को मारने के बाद, 1 लाख लोगों को गिरफ्तार करने के बाद सौगन खा ली कि मैं आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा। उसने पश्चाताप किया कि यार मैंने कितने लोगों को मार दिया, मैंने कितनी माताओं को मार दिया, मैंने कितने बच्चों को अनाथ कर दिया, मैंने कितने बूढ़े माँ बापों से उनका सहारा छीन लिया, मैंने कितने जाने कितने लोगों की आंखों का तारा छीन लिया। उसने कहा भाई साहब मैं आज के बाद चींटी भी नहीं मारूंगा, मैं पैदल चलूंगा। इसलिए कहते हैं कि सिकंदर के हौसले आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। आली का मतलब बहादुर, कि सिकंदर के हौसले बहुत आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अशोक शक्तिशाली राजा था। अशोक वो राजा था जिसकी आंखें देख के जनता बेहोश हो जाया करती थी। इसलिए अशोक ने जब लड़ाइयां बंद करी ना तो जनता संभल गई, जनता ने ज्यादा उछल कूद नहीं करी। लेकिन अशोक के बाद जितने भी राजा बने उनमें लक्षण नहीं थे, सारे बेलखणे राजा बने, इसलिए वो लोग वंश को संभाल नहीं पाए, इसलिए मौर्य काल टूट चुका था। भाई अशोक के अंदर तो पावर थी, शक्ति थी, इसलिए संभल गया। मैं कहूं कि आज हमारे पास में कानून व्यवस्था है। मैं कहूं कि तुम सुबह रूम पे से लेके कोचिंग तक चुपचाप आ जाते हो। हमारी कोई माता बहन किसी काम के ऊपर जाती है तो वो चुपचाप अपने घर से कहां जाती है? काम पे, और चुपचाप वापस लौट जाती है, क्योंकि कानून व्यवस्था है। मैं कह दूं कि अभी बत्ती के ऊपर से मैं पुलिस हटवा दूं, अगर मैं पुलिस हटवा दूंगा, इधर से गाड़ियां जाएंगी, यहां से गाड़ियां जाएंगी, वहां से गाड़ी आएंगी, लोग टूट पड़ेंगे, माथे फूट जाएंगे एक दूसरे के। इसका मतलब कानून व्यवस्था सही है गलत है? अभी तुम सरकारी स्कूल का केस सुन रहे हो, झालावाड़ में मर गए। आज का न्यूज़पेपर तुम लोगों ने पढ़ा? आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें जैसलमेर के अंदर 3 बच्चे और मर गए। झालावाड़ के अंदर वो घटना हो गई थी। कभी विधायक का मकान तो नहीं गिरता, कभी राज्यपाल का राजभवन तो नहीं गिरता। जब संसद के अंदर कोई दीवार भी आ जाती है, संसद में दरार भी आ जाती है, तो भाई साहब नई संसद बन जाती है अगली साल। विधानसभा को लगा कि यार विधानसभा में पानी टपक रहा है, नई विधानसभा बना दी। किसी सरकारी मास्टर का मकान तो नहीं गिरता है, सरकारी स्कूल ही क्यों गिरती है? क्योंकि मोदी जी तो पैसे भेज देते हैं। मोदी जी का कोई दोष नहीं है। अच्छा, जब हमारे मन में सवाल आता है कि सर सरकार का दोष है, जब सरकार का आता है तो हमारे मन में आता है कि मोदी जी बैठे होंगे। भाई वहीं अगर कांग्रेस होती तो हमारे मन में कौन आते? राहुल जी। बीजेपी तो हमारे मन में कौन आता है? मोदी जी। लेकिन सरकार तो फंड दे देती है, सरपंच जेब में भर लेता है, एमएलए जेब में भर लेता है। हम लोग सरपंच को इसलिए चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हम लोग एमएलए को इसलिए चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अभी एक एमएलए अपने बने भाटी जी, जानते हो तुम सारे? भाटी जी हर महीने हर दिन कोई नई नई मांग उठाते रहते हैं अपने विधानसभा में। मुझे नहीं लगता कि भाटी जी और 1-2 विधायक को छोड़ के 200 विधायकों में से कोई और विधायक होगा जो अपने क्षेत्र की मांग उठाता होगा। नहीं उठाते।
सबको लगता है कि 80-90 करोड़ रुपए आएंगे, 10-15 करोड़ में पेपर पे दिखा दूंगा, बाकी मेरे जेब में भर लूंगा। गलती नागरिकों की है, गलती हमारी है। तो इसलिए तुम भी जाओ ना, तुम्हारे अपने अपने गांव की स्कूल देख के आना रे सारे, कहीं बेचारे तुम्हारे भाई बंधु के साथ में ये घटना घटित हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम तो वैसे ही चल रहा है, मानसून वैसे आ रखा है, पानी के अंदर पहले की स्कूलें यूं ही कमजोर हो रखी है अपने। ठीक है। हाँ, मदन दिलावर का मैंने बयान सुना कि सरकारी प्रोसेस होता है, थोड़ा लेट होता है, कोई घर का खेती नहीं है कि हम जेब से निकाल के पैसे दे दें। मेरा तो मन करता है मदन दिलावर को बाहर निकाल के कूटे जनता एक बार तो। यार ऐसा शिक्षा मंत्री, जिसको पहले तो शिक्षा मंत्री बनाया कि यार तू शिक्षा के क्षेत्र में काम कर, वहां सरकारी स्कूलों के अंदर बेचारे माँ बाप के 4-5 साल के बच्चे, सरकार कहती है कि छोटे बच्चे देश का भविष्य होती है, वहां बेचारे दीवार गिर के मर रहे हैं बच्चे। मैं फोटो देख रहा था, बच्चे के बगल में माँ बाप रो रहे हैं पड़े पड़े, और वहां शिक्षा मंत्री कह रहा है कि सरकारी प्रोसेस होता है, घर की खेती नहीं है कि हम जेब से निकाल के पैसे दे दे। रियलिटी है, गांव वाले उसको निकाल के कूटते एक बार तो। कहीं का शिक्षा मंत्री ऐसे ऐसे मंत्री। असलियत ये है ना, भारत में थोड़े अनपढ़ नेता ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग कम है। समस्या हमारे साथ में यहाँ आ जाती है। तुम थानेदार बनोगे कल को, तुम जाओगे क्षेत्र में, एक एक स्कूल देखोगे, तुम्हें लगता है कि इसको तो 19 का पाढ़ा नहीं आ रहा, सस्पेंड कर दो उसको। ये काम करना, सिविल का मतलब सेवा होता है। तुम्हारी नौकरी नहीं है, तुम सेवक बनोगे, सेवक। 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी तुम्हारी। इसलिए कहता हूँ पढ़ा करो, चीजों को ढंग से याद किया करो अपने। जनता की होती बिल्कुल, जातिवाद पे देती है जनता, वोट जातिवाद पे देती है जनता, धर्म के नाम पे वोट देती है। गलती नागरिकों की है। आज अमेरिका डेवलप है, रूस डेवलप है, जापान डेवलप है, चाइना डेवलप है, वहां के एक ही सबसे अच्छी चीज है कि वो लोग ना जाति देखते, वो लोग ना धर्म देखते, वो लोग ना व्यक्तिगत देखते। आज मैं मेरे दादा को जाके कहूंगा कि दादा आजकल बीजेपी बहुत अच्छी अच्छी नीतियां चला रहे, कुआम पटक बीजेपी कांग्रेस। मैं किसी और के पास जाकर कहूंगा दादा आजकल कांग्रेस बहुत अच्छी चला रही है, अरे कुआम पटक कांग्रेस बीजेपी। क्योंकि वो लोग बचपन से उन्होंने इंदिरा गांधी जी को देखा है, उस चीज को देखा है। अब अपने सांगानेर एक क्षेत्र पड़ता है शायद, है ना, सांगानेर के अंदर 20 साल से बीजेपी है। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि वो लोग जाति, धर्म और एक व्यक्तिगत विशेष को वोट देते हैं, पार्टी विशेष को वोट देते हैं। हाँ, मालवीय नगर देख लो तुम, ऐसे खूब सारे क्षेत्र हैं अपने। ज्यादा पॉलिटिकल बातें तो बहुत ज्यादा हो गई अपनी। बाकी तुम तो यही ध्यान रखना कि कभी तुम्हें बोलने का मौका मिले तो राजनीतिक मुद्दों पे बोला करो, क्योंकि सिविल की तैयारी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। पॉलिटिकल मामलों में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखा करो, डेली अपने न्यूज़पेपर पढ़ा करो। चलो तो, पत्थर का काल कौन सा आया? जब तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग होने लगा, कौन सा आ गया? जब तांबे में टिन मिला तो क्या बन गया? हम लोगों ने क्या बोला उसको? कांस्य युग। कांस्य युग की जानकारी कहां से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद वेदों से किस सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है? लोहे युग की। भारत में महाजनपद कितने थे अपने? 16। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा बना? मगध। अगला कौन सा आता है? मौर्य काल। मैंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, अशोक के बाद जितने राजा बने सारे के सारे बेलखने थे, एक में लखन नहीं थे, इसलिए मौर्य वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब थोड़ी सी बात सुनना, ये अपने इंडिया है, ये अपने इंडिया है, अफगानिस्तान का ये एरिया है। सिकंदर ये सोचता था कि मैं तलवार की नोक पे पूरी दुनिया जीत लूंगा। सिकंदर ये सोचता था, मैंने कहा ना कि सिकंदर के हौसले बहुत आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर सोचता था कि मेरे को पूरी दुनिया जीतनी है। अब सिकंदर इतना बड़ा मूर्ख कि उसके लिए दुनिया केवल 3 महाद्वीप थे। उसको लगता था कि दुनिया में 3 महाद्वीप है, क्योंकि सिकंदर ग्रीक था। सिकंदर कौन था अपने? ग्रीक था, और ग्रीक रहते हैं यूरोप में। ग्रीक कहाँ रहते हैं अपने? यूरोप और यूनान में। उसको लगता कि मैं यूरोप जाऊंगा, यूरोप से सीधा मैं अफ्रीका जाऊंगा, और मैं अफ्रीका क्रॉस करके सीधा मैं एशिया जाऊंगा, सेंट्रल एशिया जीत के मैं मिस्र वगैरह जीतूंगा, और मिस्र वगैरह जीत के मैं सीधा इंडिया में एंटर करूंगा। सिकंदर को नहीं पता कि चाइना भी जीतना है। सिकंदर को नहीं पता कि चाइना क्रॉस करते डबल रसिया पड़ा है। उसको नहीं पता कि इंडिया इतना लंबा है कि मेरे को जीतने में आधा जन्म तो मेरा यही गुजर जाएगा। तो सिकंदर को लगता था कि मेरे लिए दुनिया 3 ही है। मैं यूरोप से क्रॉस करूंगा, मैं अफ्रीका जाऊंगा, मैं अफ्रीका क्रॉस करूंगा, एशिया जाऊंगा, एशिया क्रॉस करके मैं इंडिया जीतूंगा, और इंडिया क्रॉस करके मैं रूस जाऊंगा, और रूस क्रॉस करके मैं वापस मेरे यूरोप और यूनान आ जाऊंगा। जीत ली मैंने दुनिया, जीत ली मैंने दुनिया। लेकिन सिकंदर जब यूरोप से चलना शुरू किया,
मिस्र वगैरह जीत के, छोटे मोटे देश उसने जीते। छोटे मोटे देश के अंदर तो जैसे एंटर किया लोगों ने यूं हाथ जोड़ दिए, हम तो काली गाय हैं, तू ले घोड़े हाथी तलवार सब कुछ ले ले पर हमें बकस दे। जैसे ही वो अफगानिस्तान क्रॉस करके इंडिया में स्टार्ट हुआ, व्यास नदी तक पहुंच के उनके सेनापतियों ने हाथ जोड़ दिए। हमारे भीलों के अंदर अगर कोई घुसा तो भीलों ने कूट कूट के मारा है सिकंदर के सैनिकों को। सेनाओं ने कहा कि भाई साहब अभी तो आधा इंडिया क्रॉस करा है और इसका तीबल पड़ा है, अभी तो इंडिया बाकी कितना है 3 गुना, और इंडिया का इतना ही चीन पड़ा है और चीन से डबल रूस पड़ा है। मर जाएंगे अपन, खाने के दाने नहीं बचेंगे हमारे पास में। इसलिए जितना यहां तक जीत रखा है बहुत है, वरना इतना जीतने के चक्कर में बाकी भी छोड़ देंगे। तो सिकंदर के जो सेनापति थे उन्होंने अफगानिस्तान तक का एरिया जीता और वापस कहां चले गए, अपने यूनान और यूरोप चले गए। लेकिन सिकंदर को लगा कि यार मैंने यहां तक तो मेरे क्षेत्र जीत लिए, अगर मैं मेरे यहां सेनापति नहीं बिठा के जाऊंगा तो क्या पता कोई चंद्रगुप्त मौर्य का शासक आके, मगध का कोई शासक आके मेरे इन क्षेत्रों को भी जीत लेगा। उसने कहा मैं एक काम करता हूं, जगह जगह मेरे सेनापति बिठा के जाता हूं। जगह जगह मेरे क्या बिठा के जाता हूं, यहां पड़ता है अपना पटना, जिसको हम लोग बोलते हैं पाटलिपुत्र, मगध अपने यहां क्या पड़ता है, बिहार। यहां उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य था और यहां एक सेनापति था, उसका नाम था सेल्यूकस। उसका नाम क्या था, अपने सेल्यूकस उस सेनापति का नाम था। सेल्यूकस को लगा कि यार जो काम मेरा राजा नहीं करके गया वो काम मैं कर दूं। उसको लगा कि मगध सबसे शक्तिशाली है, मगध को जीत लूंगा तो हिंदकुश की पहाड़ियां क्रॉस करके पूरे हिंदुस्तान पे मेरा राज हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती थी, यहां बैठा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य को पता लगा कि सेल्यूकस मगध पे अटैक करना चाह रहा है, सेल्यूकस हमारी माता बहनों को उठा के वापस से ले जाएगा ग्रीक और हमको कर देगा, मार देगा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य उसके आने से पहले सेल्यूकस पे अटैक कर देता है और अफगानिस्तान पे अधिकार करके सेल्यूकस को वापस भगा देता है। और इतना बुरा मारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कि सेल्यूकस तो बेचारा चप्पल जूते धोती उठा के भागा वापस से अपने यूरोप, और यूरोप भाग के गया और वापस कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, पावणे बन जाओ, पावणे मेहमान बन जाओ, तुम आगे से अटैक मत करना। इतना बुरा मारा। सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना। सेल्यूकस की बेटी का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा मेरे को तो हेलेना पसंद आ गई, अब ब्याह करूंगा मैं। तो उसने कहा दादा मेरे 2 बेटी हैं, तू दोनों को ही ले जा। उसने कहा ना ना 2 नहीं चाहिए, मेरे को तो एक ही चाहिए। तो वो अपने हेलेना से ब्याह करके चला जाता है और बकायदा कंधार, हेरात, अफगानिस्तान दहेज में लेके गया था। ये होते हैं दहेज, 10 लाख दे दे, 20 लाख दे दे, 30 लाख दे दे, अरे पूरा देश मांगे तो पंचायत मांगे गांव की पूरी दहेज। अगर अब तक दहेज लिया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिया था। हेरात दहेज में लिया, कंधार दहेज में लिया, अफगानिस्तान दहेज में लिया। तो याद रखना अपने ये बात, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य आ गया। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मैंने क्या बोला, सिकंदर कौन था, अपने ग्रीक था। सिकंदर कौन था, तो वो ग्रीक जो इंडिया में आ रहे थे उनको बोला इंडो ग्रीक। उनको हम लोगों ने क्या बोला, वो ग्रीक जो इंडिया में आ रहे थे उन्हें क्या बोला हम लोगों ने, इंडो ग्रीक उनको बोला। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अपने एक शासक बनता है यहाँ पे पटना में, बिहार के अंदर, वृहदर्थ। क्या नाम था उसका, उसका सेनापति था पुष्यमित्र सुंग। सेनापति का नाम क्या था। और ये जो इंडो ग्रीक थे, ये इंडो ग्रीक अपने मगध में आके, इंडिया में आके हमारी माता बहनों के साथ में अन्याय कर रहे थे। हमारी माता बहनों को उठा के ले जा रहे थे। हमारे किसान बड़ी खून पसीने की मेहनत करके, कोई गेहूं इकट्ठा करके नाज उठा के अपने यूरोप लेके चले जाते। पुष्यमित्र सिंह को पता चला कि जनता बेहद परेशान है, जनता रो रही है, जनता बिलख रही है कि यार मलेच्छ आ रहे हैं, इंडो ग्रीक आ रहे हैं, हमारी माता बहनों को उठा के ले जा रहे हैं। पुष्यमित्र सिंह अपने वृहदर्थ के पास जाता है और वृहदर्थ के पास जाके कहता है कि महाराज आपसे निम्र निवेदन है, हमारी जनता को अन्याय सहना पड़ रहा है, हमारी माता बहनों को उठा के ले जा रहे हैं, जिन माताओं को हम देवी का रूप मानते हैं उनके साथ में इंडो ग्रीक अन्याय कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी करने का प्रयास कर रहे हैं। बृहदर्थ ने कहा नहीं, शांति की नीति अपनाओ, शांति की। किसकी नीति अपनाओ, पुष्यमित्र ने कहा बेलखने राजा, जनता के साथ में अन्याय हो रहा है, राजा का कर्तव्य बनता है, राजा का दायित्व बनता है कि रक्षा किसकी करेगा, जनता की रक्षा करेगा। शांति व्यवस्था अपनाओ, शांति व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, अगर इतनी शांति व्यवस्था अपनानी है तो कल को जम्मू कश्मीर से सेना हटा के देख लो, पाकिस्तान सुबह तक तो आधे रास्ते में बाल्टी उठा के नहाता पाएगा तुम्हें। बात सही है नहीं है। अगर हम कल जम्मू कश्मीर से सेना उठा लेंगे, पाकिस्तान भाई साहब आधी रात को तो स्नान करती पाएगी उसकी सेना। लेकिन हमें पता है कि शांति व्यवस्था तब तक ठीक है जब तक सामने वाला शांत है। जब सामने वाला छेड़ रहा है तो उसको भी छेड़ो।
तो पुष्यमित्र सिंह को लगा कि ये प्यार से तो नहीं मानेगा। पुष्यमित्र सिंह सुबह उठता है 7 बजे, और 7 बजे उठ के जो सेनापति थे उसको कहा कि कल जनता को बिठाना, पूरी सभा बिठाएंगे पंचायत। पूरी सभा बिठाता है, उसमें महाराज जी को बुलाता है कि बृहदत्त जी आइए, श्री श्री 1008 आपका स्वागत है। बृहदत्त जी को बड़ी राजा की टेबल पे बिठाता है, और टेबल पे बिठा के पूरी जनता के सामने कहता है कि महाराज आपसे नम्र निवेदन है, जनता के साथ में अन्याय हो रहा है, कृपा करके आप इंडो ग्रीकों को भगाएं, सेना भेजें, उनको वापस से हिंदकुश की पहाड़ियों के पार पहुंचाएं, अटक के पार पहुंचा के आओ उनको। बृहदत्त ने पूरी जनता के सामने कहा कि नहीं पुष्यमित्र सिंह, मैंने तुमसे कल भी कहा था कि शांति व्यवस्था अपनाओ। पुष्यमित्र सिंह को गुस्सा आता है, तलवार निकालता है, बृहदत्त की यूं गर्दन उड़ा देता है। भरी जनता के सामने कोई सेनापति जो जनता के लिए अपने राजा को मार देता, उस सेनापति का नाम क्या था? क्या था? बाद में सारी जनता पुष्यमित्र सिंह के लिए ताली बजाती है, इसको कंधों पे उठा के इसके लिए फूल और माला पहराती है, और बाद में कहता है कि अब हमारा राजा कैसा हो, पुष्यमित्र सिंह के जैसा हो। पुष्यमित्र क्या था? सुंग था। पुष्यमित्र कौन था? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य गए, बृहदर्थ गया, अब कौन आ चुके थे? अपने सुंग आ चुके थे। उधर से नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन घुस रहे हैं? इंडो ग्रीक घुस रहे हैं। कौन घुस रहे हैं? इधर यहाँ पे मध्य के अंदर अपने सुंग आ चुके थे, और जो साउथ इंडिया था यहाँ पे अपने कोई चेर वंश आ रहा है, कोई चोल वंश आ रहा है, कोई अपने पांडे वंश आ रहा है। इसका मतलब पहले तो क्या था? मौर्य वंश का पूरे हिंदुस्तान में राज था, तो पूरे भारत में कौन सा वंश था? मौर्य वंश था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, अशोक के बाद जितने राजा आए सारे बेलखने थे, हमारा हिंदुस्तान टूट चुका था। ऊपर अलग राजा आ रहे हैं, इधर सुंग वंश आ रहा है, इधर चेर चोल वंश आ रहा है। इसलिए हमने कहा मौर्य वंश के बाद में भारत टूटकर वापिस से जुड़ता है, तो हम लोगों ने कहा मौर्य काल के बाद कौन सा काल आया? मौर्योत्तर काल। ठीक उसी तरह गुप्त काल के बाद कौन सा काल आता है? गुप्तोत्तर काल। क्योंकि मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल बनता है, लेकिन गुप्त काल के बाद सारे राजा बेलखने आते हैं, फिर कौन सा काल आता है अपने? बस, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ आ गई तुम्हें पूरी सारी? चलो, तो अपने सबसे पहला काल कौन सा पढ़ाया मैंने? पाषाण काल। कौन सा था अपने? चलो, आपको मतलब पूरे काल एक बार सारे बता दोगे आप? इसका मतलब इसका मतलब है, चलो बताओ। पत्थर का मतलब? पाषाण काल का मतलब क्या था? जब मनुष्य, ठीक है, जब तांबे में टिन मिला तो क्या बना अपने? कांस्य युग। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। वेदों से किस सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है? उसके बाद भारत में महाजनपद थे कितने? सबसे शक्तिशाली कौन सा था? ठीक है, उसके बाद कौन सा काल आया? उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद कौन सा आया? चलो, तब उतारो तुम्हें एक बार, एक लाइन लिखो अपने। एएसआई ने राजस्थान के प्राचीन इतिहास को, एएसआई ने राजस्थान के प्राचीन इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया। निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया। निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया। उतारते जाओ मेरे साथ साथ। सबसे पहले हेडिंग डालो पाषाण काल। याद होगा, अगर याद है तो अपने उतार लो। पाषाण काल के बाद अपने आया ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बाद अपने पास में आता है कांस्य युग। इस कांस्य युग के कोष्टक में लिख लेना सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसकी जानकारी हमको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। कांस्य युग के बाद मनुष्य को मिला लोहा, इसलिए हम लोगों ने कहा लोहे युग। लोहे युग की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। लोहे युग के बाद हमारे पास में आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल। महाजनपद काल के पास अपने पास में आया मौर्य काल। मौर्य काल के बाद हमारे पास में आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद हमारे पास आता है गुप्त काल। गुप्त काल के बाद हमारे पास आता है गुप्तोत्तर काल।
ये उतार लो भी एक बार अपने। उतार लिया, लिख लिया सबने? उतारो उतारो एक बार ढंग से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। पानी पियोगे? हम्म। उतार लिया? चलो तो इतिहास को 3 भागों में कौन बांट के जाता है? सारे बोलो, कौन बांट के जाता है? कितने भागों में बांट के गया? पहला काल कौन सा, दूसरा काल कौन सा, तीसरा काल कौन सा? ठीक है, भारतीय, या फिर मैंने आपको लाइन नहीं लिखाई क्या कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है? लिखवा दी थी ना? एक बार चेक कर रहे हैं, एक बार वो ऐसे ही में लिखाई थी क्या मैंने? लाइन नहीं लिखवाई, बोला था मैंने सिर्फ। चलो तो ये लिख लो, अगर जगह है वहां पे थोड़ी सी, कोष्टक में लिख लो अपने। अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लिख लिया, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। ठीक है, पहला काल कौन सा लिखा है मैंने तुम्हें? पाषाण काल। कौन सा? हेडिंग डालो, पाषाण काल। पाषाण काल। पाषाण काल के 3 भाग लिखाए थे मैंने, आपको याद हो तो? याद है थोड़े? ठीक है भाई, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल के 3 भाग मैंने आपको लिखाए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल के भाग कितने अपने? 3 भाग। पहला भाग कौन सा? पूरा पाषाण काल। दूसरा भाग कौन सा? मध्य पाषाण काल। तीसरा भाग कौन सा? नव पाषाण काल। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनना। मैंने एक और बात बताई कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के तो राजस्थान में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन नव पाषाण काल के साक्ष्य हमको राजस्थान में प्राप्त नहीं होते हैं। हम कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? राजस्थान हिस्ट्री। जब नव पाषाण काल के साक्ष्य राजस्थान में प्राप्त ही नहीं होते तो हम इसको क्यों पढ़ेंगे? इसको नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। इंडिया से प्राप्त होते तो हम लोग जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे इसको। तो हम लोग कौन से पाषाण काल के कौन से 2 पार्ट पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो एक बार ये उतारो सीक्वेंस भाई, पाषाण काल, उसके नीचे ऐसे सेम पोर्शन में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लिख लिया? पूरा पाषाण काल। हेडिंग डालो पूरा पाषाण काल, ऐसे डालो, बीच में हेडिंग डालनी है तुम्हें, टेबल बनवाऊंगा मैं। ऐसे हेडिंग डालो पूरा पाषाण काल, एक बार हेडिंग डाल के छोड़ दो। डाल दी? ठीक है, अब मेरी बात सुनना। पूरा पाषाण काल को भी 3 स्टेज में बांटा। एक तो बांटा गया, एक तो होता है निम्न पूरा पाषाण काल।
एक होता है एक होता है मध्य पुरापाषाण काल और एक होता है उच्च पुरापाषाण काल। कि कौन 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 सी तीन स्टेजों में बांटा, एक कौन सा होता है निम्न पुरापाषाण काल, एक कौन सा होता है मध्य पुरापाषाण काल, एक कौन सा होता है उच्च पुरापाषाण काल। अच्छा मैं कहूंगा कि को डीडवाना नाम का स्थान निम्न पुरापाषाण काल में आता है लेकिन उच्च पुरापाषाण काल में नहीं आता, तो आपसे वो ये सवाल पूछ लेगा कि डीडवाना नामक स्थान पाषाण काल के किस भाग में सम्मिलित है, और आपको यहाँ ऑप्शन दे देगा निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या नवपाषाण काल। अब आप लोगों ने अगर ये टेबल याद थी आपको तो आप लोगों ने पढ़ा सर निम्न पुरापाषाण काल के अंदर मिलता है। ठीक है, तो टेबल हमको याद करनी, यहां से सवाल बनेंगे। एक सेकंड सुनना, निम्न पुरापाषाण काल के अंदर एक स्थान अपने आता है डीडवाना, एक कौन सा आता है अपने, एक स्थान आता है जायल, एक कौन सा आता है, एक आता है मोगरा पठार। मोगरा पठार जोधपुर में है, कहां पे है, मोगरा पठार अपने जोधपुर में है। एक अपने पास में आता है शायद गंभीर नदी क्षेत्र, हाँ गंभीर नदी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है, गंभीर नदी क्षेत्र। एक हमारे पास में सिंगी तालाब अमरपुरा आता है, अमरपुरा। एक अपने चित्तौड़ के अंदर एक जगह पड़ती सोनित, क्या नाम है, सोनित, कहां पड़ती है, चित्तौड़ में पड़ती है। तो ये तो वो स्थान है जो निम्न पुरापाषाण काल के अंदर आते हैं। एक बार वापस याद करो, निम्न पुरापाषाण काल के अंदर कौन से स्टार्टिंग के तीन नाम बोलने हैं आपको, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल के अंदर स्टार्टिंग के तीन नाम बोलो, डीडवाना, जायल, मोगरा पठार। वापिस बोलो, डीडवाना, जायल, मोगरा पठार। एक बार वापिस, डीडवाना, जायल, मोगरा पठार। ठीक है, पुरापाषाण काल के मैंने एक भाग बताए, तीन भाग। सबसे पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, निम्न पुरापाषाण काल। इसके अंदर पहला भाग कौन सा, डीडवाना, जायल, मोगरा पठार। डीडवाना और जायल अपने नागौर में है, कहां पे, नागौर में। ठीक है, अब अगले तीन नाम बोलो, गंभीर नदी क्षेत्र, सिंगी तालाब अमरपुरा, सोनित अपने चित्तौड़ के अंदर। स्टार्टिंग के तीन नाम कौन से, डीडवाना, जायल, मोगरा पठार, जोधपुर। अब एक बार आंख बंद करो, सारे आंख बंद कर लो। अब याद करो, मैं निम्न पुरापाषाण काल के अंदर तीन कौन से स्थान बताए थे, पहला, ठीक है, डीडवाना, जायल, मोगरा पठार। मोगरा पठार कहां था अपने, ठीक है। अब अगले तीन स्थान याद करो, गंभीर नदी क्षेत्र, सिंगी तालाब अमरपुरा, सोनित अपने चित्तौड़ के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य की। मध्य के अंदर अपने एक आता है होकरा और बरीगहनी, ये भी नागौर में है। ये कहां पे अपने, ये भी अपने नागौर में, कोष्टक में लिख लेना भाई। एक अपने पास में यहां से आता है लूणी नदी क्षेत्र, लूणी नदी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। एक हमारे पास में आता है जैसलमेर, एक हमारे पास में आता है बेडस नदी क्षेत्र, बेडस नदी क्षेत्र। ठीक है भाई, ये तो होगी मध्य के अंदर। मध्य के याद करो एक बार, होकरा बरीगानी, लूणी नदी क्षेत्र, जैसलमेर और बेडस नदी क्षेत्र। अब बात आती है उच्च की। अपने अलवर के अंदर एक जगह पड़ती है हरसोरा, कौन सी जगह पड़ती है, हरसोरा। हरसोरा अलवर में पड़ती है भाई, तो ये भी अपने यही सम्मिलित है। अलवर का कोई एक स्थान जो उच्च पुरापाषाण काल में आता है उसका नाम है हरसोरा। एक अपने कोटा की जगह पड़ती है आलनिया, तो कोटा का कोई स्थान जो उच्च पुरापाषाण काल में आता है उसका नाम है आलनिया। एक अपने बुड्ढा पुष्कर आता है भाई, एक अपने चंबल नदी क्षेत्र आता है, एक अपने चंबल नदी क्षेत्र आता है। ये टेबल उतार लो अपने। पंजाब,
निनपुरा पाषाण काल के अंदर डीडवाना, जायल, मोगरा पटार, गंभीर नदी क्षेत्र, सिंगी तालाब, सोनीत अपने चित्तौड़ के अंदर। एक अपने आता है मध्यपुरा पाषाण जिसमें होकरा बरीगानी, लूनी नदी क्षेत्र, जैसलमेर, बेडस नदी क्षेत्र। एक उच्चपुरा पाषाण काल आता है, अलवर के अंदर एक स्थान पड़ता है हरसोरा, कोटा में एक स्थान पड़ता है अलनिया, बुड्ढा पुष्कर और चम्बल नदी क्षेत्र। इस टेबल में से सवाल पूछ सकती है आरपीएससी आपसे। उतार लिया। सुबह तुम में से कोई भी खाना खा के नहीं आता क्या? आप आते हो खाना खा के? और कौन कौन खाना खा के? भूखा कौन कौन आता है? इसलिए सर टाइम चेंज कर दो अपने। नहीं मैं समझ गया यार, टाइम भी वैसे ठीक नहीं है। देखो मैं भी कोचिंग करता तो मेरे को भी ऐसा टाइम नहीं था। उतार रहे हो क्या? टाइम चेंज कराएंगे आपका, या तो 2 बजे बाद का करा दे या फिर अपने सुबह 7-8 करा दे। 7-8 पे तो आप क्लास, ठीक है 2 बजे बाद की सोचेंगे। भाई देखो ग्राहकों की संतुष्टि तो हमारा कार्य है। हम तुम्हारी संतुष्टि में काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे न्याल करेंगे हम? अच्छा रीजनिंग क्लास छोड़नी पड़ती है, मतलब पीएसआई दोगे ना इस बार? हाँ तो रीजनिंग कोई बड़ी बात नहीं है अपने। 5 क्वेश्चन आते हैं शायद रीजनिंग के ना। 5 रीजनिंग 5 मैथ, इतना ही। 10-12 क्वेश्चन का वेटेज होता है। करंट में तो डेली अखबार पढ़ा करो या फिर डेली मंथली मैगजीन पढ़ते हो? अभी स्टार्ट ही नहीं की होगी। कोई नहीं, हिंदी तो स्टार्ट कर दी ना आज से। डेली के विलोम सब याद कर रहे हो? हिंदी में किसी का वेट मत करना तुम भाई साहब, हिंदी अच्छो अच्छो को लू डूबती है। मैंने फिर कहा कि जीके सबको याद हो जाती है ना? जीके जीएस कोई भी पढ़ लेता है। तुम 8 महीने में तुम्हें क्लास में याद करा दूंगा, तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे, पीवाई को सोल्व कर लोगे, जीके जीएस का मैटर तैयार होगा। लेकिन हिंदी का मैटर, हिंदी मैथ इंग्लिश और साइंस वगैरह ये वो सब्जेक्ट है जो बार बार प्रैक्टिस से चीजें सोल्व होंगी, है ना? संधि में आपको कोई स्वर संधि के नियम याद करा दिए, सारे व्यंजन संधि के नियम याद करा दिए, अब उनको डेली जाके पढ़ा करो। दीपक सर आपको देंगे सॉल्यूशन के लिए। बाकी दीपक सर पढ़ा रहे हैं, आपको कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी घर जाके डेली के 2 घंटे अपने हिंदी को देने हैं, ठीक है? तो टेबल उतार ली सबने, पर याद नहीं हुई होगी टेबल अभी, है ना? चलो ठीक है, एक बार के लिए इस स्लाइड को छोड़ो, केवल इसको याद करना है। कॉपी बंद कर दो सारे, एक बार क्लास में याद करेंगे इस टेबल को। बस यूं घुमा दो, चाहे पन्ने घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई? पुरा पाषाण काल के अंदर पहला भाग है निम्न पाषाण काल। स्टार्टिंग में वही 3 नाम बोलने हैं, सारे बोलोगे, तेज बोलोगे। पहला भाग कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? वापिस 3 भाग। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? जायल। तीसरा कौन सा? मोगरा पटार। पहला डीडवाना, दूसरा जायल, तीसरा मोगरा पटार। 3 नाम याद हो गए। अब आंख बंद करके मनी मन बोलो। पहला भाग कौन सा? डीडवाना। दूसरा कौन सा? जायल। तीसरा कौन सा? मोगरा पटार। ठीक है, अब लास्ट के 3 नाम बोलो। कौन सा? गंभीर नदी क्षेत्र। अगला कौन सा? सिंगी तालाब अमरपुरा। अगला कौन सा? सोनित। पहला गंभीर नदी क्षेत्र, अगला सिंगी तालाब, अगला सोनित। वापिस 3 नाम बोलो। पहला गंभीरी, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अब एक बार निम्न पाषाण काल पूरा बोलोगे। पहला कौन सा है? डीडवाना, जायल, मोगरा पटार, गंभीर नदी क्षेत्र, सिंगी तालाब, सोनी चित्तौड़। अब वापिस एक बार इसको स्लाइड को ऐसे करके, डीडवाना, जायल, मोगरा पटार, गंभीर नदी क्षेत्र, सिंगी तालाब, सोनी चित्तौड़। उल्टा चले एक बार, उल्टा, ठीक है?
सबसे नीचे कौन सा था? सोनी चित्तौड़, सिंगी तालाब, गंभीर नदी क्षेत्र, उसके बाद मोगरा पटार, उसके बाद डीडवाना। अब एक बार वापस स्टार्ट, डीडवाना, जायल, मोगरा पटार, गंभीर नदी क्षेत्र, सिंगी तालाब, सोनी चित्तौड़। याद होगी टेबल? ठीक है, अब चलते हैं। ये कितने गई तू, कहाँ गायब होगी टेबल? ये रही। चलो तो भाई, अब ये चार नाम याद करना। होकरा बरीघानी, लूणी नदी क्षेत्र, जैसलमेर, बेडच। स्टार्टिंग के दो नाम बोलो। होकरा बरीघानी, लूणी नदी क्षेत्र, होकरा बरीघानी, लूणी नदी क्षेत्र। अब ये कौन सा आगे? जैसलमेर और बेडच क्षेत्र। अब एक एक पन्ना खोलो, लास्ट वाला, अपनी कॉपी का लास्ट वाला पन्ना खोलो एक बार, खोलो अब इसमें बिना देखे निम्न पाषाण काल के स्थान लिख दो सारे, बिना देखे निम्न पाषाण काल के अंदर कौन कौन से स्थान आते हैं। जल्दी, 1 मिनट का टाइम है बस। फटाफट याद करो, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। सर फिर वापिस आपने 3 नाम बुलाए थे, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। ऐसे चीजें फटाफट याद होंगी हमको। मैंने बताया था सबसे पहले डीडवाना था, फिर जायल था, फिर तीसरा मुझे नहीं पता मैंने क्या बताया था। फिर ऊपर से 3 नाम मैंने आपको बताए थे, गंभीर नदी क्षेत्र बताया था, एक मैंने कोई तालाब बताया था, एक मैंने कोई चित्तौड़ के अंदर जगह बताई थी। लिख लिया सबने? चलो तो ठीक है, याद हो गया ना ये निम्न पाषाण काल पूरा याद हो गया। ठीक है, अब आता है अपने मध्य पाषाण काल। पहला स्थान कौन सा है? होकरा बरीघानी। दूसरा कौन सा है? लूण नदी क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? जैसलमेर। अगला कौन सा है? बेडस नदी क्षेत्र। अब वापस बोलना है, होकरा बरीघानी, लूणी नदी क्षेत्र, अगला कौन सा है? जैसलमेर, लास्ट वाला कौन सा है? अपने बेडस नदी क्षेत्र। अब वापस बोलो कौन कौन से स्थान है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 नाम, 2 नाम बताओ, होकरा बरीगानी और लूण नदी क्षेत्र। होकरा बरीगानी और लूण नदी क्षेत्र। अब वापस लास्ट के 2 नाम कौन से हैं? जैसलमेर और बेडज नदी क्षेत्र, जैसलमेर और बेडज नदी क्षेत्र। अब वापस पूरा बोलो, होकरा बरीगानी, लूण नदी क्षेत्र। याद हो गया? ठीक है, तो अब लास्ट वाला कौन सा बचा है अपने? उच्चपुरा पाषाण काल। अलवर में एक जगह पड़ती है हरसोरा, कोटा में एक जगह पड़ती है आलनिया, अजमेर के अंदर क्या पड़ता है अपने? बुड्ढा पुष्कर। और ये कौन सा है? चंबल नदी क्षेत्र। तो पहले तो जिले याद कर लो कि यार अलवर के अंदर एक कोई स्थान पड़ता है कौन सा? हरसोरा। क्या यार कोटा के अंदर कोई स्थान पड़ता है? आलनिया। क्या यार अपने अजमेर में एक जगह पड़ती है बुड्ढा पुष्कर। और एक कोई 12 महीने तक बहने वाली कौन सी नदी है? चंबल नदी क्षेत्र। तो ऐसे उच्च प्रपाषण काल याद करना है। अब वापिस देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है, अलवर के अंदर कौन सी जगह पड़ती है? हरसोरा। कौन सी जगह पड़ती है? कोटा के अंदर कौन सी जगह पड़ती है? अजमेर में कौन सी जगह पड़ती है? बुड्ढा पुष्कर। 12 माह तक बहने वाली कौन सी नदी क्षेत्र है? चंबल नदी क्षेत्र। ठीक है, अब निम्न पुरापाषाण काल के अंदर मैंने स्थान बताए थे, डीडवाना, जायल, मोगरा पटार, एक बार वापिस मैं आपको बोल रहा हूं, पुरापाषाण काल के 3 भाग लिखाए थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल के अंदर मैंने लिखा है डीडवाना, जायल, सिंगी तालाब, सोनी चित्तौड़। वापिस बोलो, डीडवाना, जायल, मोगरा पठार, सिंगी तालाब, सोनी चित्तौड़। अब आती बात मध्य पाषाण काल की, उसमें स्टार्टिंग के 2 नाम बोलो, होकरा बरीगानी और लूणी नदी क्षेत्र। होकरा बरीगानी और लूणी नदी क्षेत्र। उसके बाद मैंने आपको लिखाया था कौन से? जैसलमेर और बेडस नदी क्षेत्र। उच्च प्रपाषाण काल के अंदर कोटा में कौन सी जगह? आलनिया। अलवर के अंदर कौन सी जगह? हरसोरा। अजमेर में कौन सी जगह? बुड्ढा पुष्कर। 12 महीने तक बहने वाली नदी कौन सी? याद होगी टेबल? मैं बार बार उसी चीज पे एफर्ट कराऊंगा जो चीज इंपोर्टेंट है। आपने वो जगह लिखी थी, वो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है अपने? स्टार लगा लो, वो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एक बार इंपोर्टेंट लिख लो उसके उसके ऊपर।
लिख लिया अपने। चलो तो अब मेरी सुनना। पूरा पाषाण काल के भाग हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन से भाग के अंदर कौन कौन से स्थान आते हैं वो बातें हम लोगों ने पढ़ ली। इनसे बाहर तो कोई सवाल जाएगा नहीं, अगर कोई स्थान पूछेगा तो आपसे यही से उठा के पूछ लेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो डिपार्टमेंट था क्या नाम था? राजस्थान पुरातत्व विभाग उसका नाम था। सबसे पहले हमको यहां से अगर किसी को स्थान मतलब उपकरण किसी को प्राप्त हुए थे, सीए हैकेट को। किसको प्राप्त होते हैं? सीए हैकेट को प्राप्त हुए थे 1870 में। 1800 अपने जयपुर और इंद्रगढ़ से। कहां से? इसके बाद प्राप्त होते हैं 1871 में राजस्थान पुरातत्व विभाग। क्या नाम था अपने? राजस्थान पुरातत्व विभाग। कहा कि यार भारतीय पुरातत्व विभाग अगर किसी व्यक्ति के निर्देशन में चल रहा था, उस व्यक्ति का नाम मैंने आपको लिखा है अलेक्जेंडर कनिंघम, मैंने आपको लिखाया। उसके बाद अच्छा वो प्रेजेंट वगैरह, चलो ये कर दो एक बार फटाफट। तो यहां हमको 1870 में कौन प्राप्त होता है? सबसे पहले सी हैकेट को। सबसे पहले अगर किसी को उपकरण प्राप्त हुए थे, सबसे पहले अगर किसी को प्राप्त हुए तो उस व्यक्ति का नाम क्या है अपने? कब प्राप्त होता है? 1800। कहां से प्राप्त होता है? जयपुर और मैंने कहा जयपुर और इंद्रगढ़ से। मैंने कहा भारतीय पुरातत्व विभाग चलाया गया था अलेक्जेंडर के निर्देशन में। अब ये जो राजस्थान पुरातत्व विभाग है ये चलाया गया था कार्लाइल के निर्देशन में। किसके निर्देशन में चलाया गया था? कार्लाइल के निर्देशन में। मैंने कहा भाई साहब अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है क्योंकि उसके निर्देशन में डिपार्टमेंट चलाया गया था। अब मैंने कहा कार्लाइल को राजस्थान पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है क्योंकि इसके निर्देशन में राजस्थान पुरातत्व विभाग चलाया गया था। समझ आ गई बात? अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने एएसआई की स्थापना की थी, उसके निर्देशन में एएसआई ने काम किया था। कार्लाइल को राजस्थान का पुरातत्व विभाग का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने क्या चलाया था? राजस्थान पुरातत्व विभाग चलाया था। हम लोग कोई बागोर पढ़ते हैं, कालीबंगा पढ़ते हैं, आहड़ पढ़ते हैं, गणेश्वर पढ़ते हैं, बैराट पढ़ते हैं, एलाना पढ़ते हैं, मल्हा पढ़ते हैं, जितनी भी सभ्यताएं पढ़ते हैं उनमें योगदान अगर किसी व्यक्ति का था, किसका था? अपने कार्लाइल का। क्योंकि डिपार्टमेंट की स्थापना कौन करके जाता है अपने यहाँ की? तो कार्लाइल। तो कोई पूछे कि राजस्थान में पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? राजस्थान में पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। सबसे पहले अष्टकुठार किसको प्राप्त होते हैं? सीए हैकेट को। सबसे पहले किसको प्राप्त होते हैं? कहां कहां से प्राप्त होते हैं? जयपुर और इंद्रगढ़ से। कब प्राप्त होता है? 1870 में। ठीक है। 1871 में राजस्थान पुरातत्व विभाग किसके निर्देशन में चलाया गया? और राजस्थान पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? ठीक है, लिखो अपने हेडिंग डालो योगदान, नीचे की हेडिंग डालो योगदान। इसमें लिखो सीए हैकेट को सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में सीए हैकेट को सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में अष्टकुठार प्राप्त होते हैं। हस्तकुठार प्राप्त होते हैं। हस्तकुठार प्राप्त होते हैं। हस्तकुठार का मतलब होता है जो हाथ से बनी कुल्हाड़ियां होती है ना, उनको बोलते हैं हस्तकुठार। हस्तकुठार प्राप्त होते हैं। यह उपकरण जयपुर तथा इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए थे। यह उपकरण जयपुर तथा इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए थे। यह उपकरण जयपुर तथा इंद्रगढ़ से प्राप्त हुए थे। लिख लिया? सबसे पहले किसको प्राप्त होते हैं? सीए हैकेट को। कब प्राप्त हुए थे? 1870 में। कहां कहां से प्राप्त होता है? जयपुर और जयपुर का तो पता है कहां है, इंद्रगढ़ और लिख लो अपने कोष्टक बूंदी। लिख लिया बूंदी? चलो तो उसके बाद मैंने आपको एक बात लिखाई थी 1871 में कार्लाइल के निर्देशन में कौन सा विभाग चलाया गया? राजस्थान पुरातत्व विभाग। ये लाइन भी लिखो अपने 1871 में
कार्लाइल के निर्देशन में राजस्थान पुरातत्व विभाग का कार्य किया गया। 1871 में कार्लाइल के निर्देशन में 1871 में कार्लाइल के निर्देशन में राजस्थान पुरातत्व विभाग का कार्य किया गया। राजस्थान पुरातत्व विभाग का कार्य किया गया। 1871 में कार्लाइल के निर्देशन में राजस्थान पुरातत्व विभाग का कार्य किया गया। सबसे पहले अष्टकुठार किसको प्राप्त हुए थे? सबसे पहले अष्टकुठार किसको प्राप्त हुए थे? सीए हैकेट को। कहां से प्राप्त होते हैं? जयपुर और इंद्रगढ़ से। इंद्रगढ़ कहां पड़ता है? अपने बूंदी में। एक लाइन और लिखो, कार्लाइल को राजस्थान पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। कार्लाइल को राजस्थान पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। कार्लाइल को राजस्थान पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। उतार लिया इतना आप सब लोगों ने? चलो तो भाई, हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर ले। ठीक है, तो अब कॉपी बंद कर दो सारे, अब सुनो अपने बस तुम। हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि भाई एक मील नाम का इतिहासकार था, उसने हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि भाई राजस्थान का प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर पहला टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि सर राजस्थान के पुरातात्विक स्थल का सबसे पहले पढ़ेंगे परिचय, फिर पढ़ेंगे वर्गीकरण, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? है प्रमुख पुरातात्विक स्थल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सर इतिहास को जानने के 2 स्रोत आपने बताए थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है, जिनकी कोई लिपि होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अपने साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। उसके बाद मैंने लिखा था पुरातात्विक स्रोत, जिनकी जानकारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के द्वारा दी जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको लिखाया था इतिहास के भाग, कि इतिहास के 3 भाग हैं। पहला भाग प्राक ऐतिहासिक, जिसके 3 भाग थे, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। अगला भाग लिखाया आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड को आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में 2 भाग लिखाए थे, जयपुर सॉरी कालीबंगा और सोथी। उसके बाद मैंने एक स्थान लिखा है ऐतिहासिक भाग, जिसके अंदर एक स्थान आता है बैराड़, जो कोटपुतली बैरोड में। कोटपुतली बैरोड लगभग जयपुर से 84-85 किलोमीटर दूर होगा। उसके बाद मैंने आपको लिखा है कि एएसआई, ठीक है, मैंने लिखा है एएसआई की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम 1866 में करके जाता है। 1888 से लेकर 1902 तक इसको वित्तीय संकटों के कारण बंद कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन 1902 में आकर इसको पुनः जिंदा करके जाता है। 1902 में जॉर्ज मार्शल इसका पुनः गठन करके जाता है। जयपुर में इसके राजस्थान में इसके दो केंद्र हैं, जयपुर और बूंदी। भारत में पहले 29 सेंटर थे और वर्तमान में 34 सेंटर हैं, 34 केंद्र हैं। उसके बाद मैंने लिखा है कि भाई एएसआई ने हमारे प्राचीन काल को निम्न भागों में क्या किया? वर्गीकृत किया कालखंडों में। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जब मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता है उसको क्या बोला? पाषाण काल। जब मनुष्य तांबा और पत्थर दोनों का एक साथ प्रयोग करता है उसको क्या बोला हम लोगों ने? ताम्रपाषाण काल। फिर मैंने बोला कि जब तांबे में टिन मिलाया तो क्या बना? कांसा। और कांस्यों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। उसके बाद वेदों से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? लोह युग की। उसके बाद भारत में महाजनपद काल आए। कितने महाजनपद थे? 16। सबसे लॉन्ग महाजनपद कौन सा है? बड़ा मगध महाजनपद। फिर हम लोगों ने पढ़ा मौर्य काल, मूर्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। पहला काल मैंने लिखा है पाषाण काल। पाषाण काल अपने आप में 3 भागों में डिवाइड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। राजस्थान में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण का एविडेंस प्राप्त होता है, नव पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? पूरा पाषाण काल। हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल को 3 स्टेज में बांट दिया, निम्न, मध्य, उच्च। निम्न पूरा पाषाण काल के अंदर सर कुछ स्थान आपने लिखाए थे। स्थान के अंदर डीडवाना, जायल, मोगरा पठार, गंभीर नदी क्षेत्र, यही था गंभीर नदी क्षेत्र अपने, सिंगी तालाब, अमरपुरा, सोनीत अपने, चित्तौड़। अब बात आती मध्यपुरा पाषाण काल की। मैंने लिखा है कि भाई होकरा, बरीगानी है, लूणी नदी क्षेत्र है, जैसलमेर है, और अंत में कौन सा आता है? बेडस नदी क्षेत्र। फिर मैंने लिखा है आपको उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल के अंदर मैंने आपको लिखा है कि अपने कोटा के अंदर स्थान पड़ता है आलनिया।
अलवर के अंदर एक स्थान आता है हरसोरा, अजमेर के अंदर पड़ता है बुड्ढा पुष्कर, और 12 महीने तक बहने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी क्षेत्र। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि योगदान, योगदान में आपको लिखा है कि 1870 में सबसे पहले सी हैकेट को उपकरण प्राप्त होते हैं जयपुर और इंद्रगढ़ से। इंद्रगढ़ अपने कहां पड़ता है, बूंदी में। 1871 में कार्यालय के निर्देशन में एक डिपार्टमेंट चलाया गया, राजस्थान पुरातत्व विभाग। और कार्यालय को क्या कहा जाता है, राजस्थान पुरातत्व विभाग का। याद हो गई चीजें, एक बार घर जाके और इनको याद कर लेना, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार पढ़ना, हिंदी को अपने 2 घंटे देना। कोई डाउट हो, टाइम का डाउट था, मैं आज सर से जाके बात करूंगा, टाइम चेंज करवाएंगे तुम्हारा यार, क्योंकि भूखे पेट तो नहीं हो पाती ना पढ़ाई अपने, 4 बजे तक भूखे रहोगे फिर कौन पढ़ेगा अपने, ठीक है। समझ आ गई चीजें।